हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने जो रामचंद्र तिवारी सीरीज थी पार्ट 16 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 16 तक हमारे आलोचना साहित्य की जितनी भी रचनाएं थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम पार्ट 17 यानी कि हिंदी उपन्यास का विकास से पढ़ना आरंभ करेंगे। तो अभी तक हमने जो भी हमारा गद्य साहित्य का विकास था या निबंध और आलोचना कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपने उपन्यास को पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पुस्तक का नाम हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। मेरे बारे में, मेरा नाम शैली वाशने है। मैं 2021 की यूजीसी नेट टॉपर रही हूँ। इसके अलावा मैंने इग्नू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, एड, डीयू आदि के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे जहां मैंने टॉप किया था। वर्तमान समय में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने 2024 में यूजीसी नेट का फिर से एग्जाम दिया था जहां मुझे 99.97 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ प्राप्त हुआ। और इसके अलावा मैंने मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न एग्जाम भी क्लियर किया था। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, अब मैंने एचएन अध्ययन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, तो आप लोग हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूजीसी नेट पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप हमारे एचएन अध्ययन ऐप से बैचेस से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड SHAILY शैली 11 यूज कर सकते हैं। तो चलिए, एक और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं इस क्लास में देना चाहती हूँ। एचएन अध्ययन पे मेरा बैच शिव शक्ति बैच 1 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। अगर आप लोग पुस्तक चाहे रामचंद्र तिवारी हो, बच्चन हो, शुक्ल हो को पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच से जरूर जुड़िएगा। बहुत ही कम फीस के साथ और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ मैं ये बैच स्टार्ट कर रही हूँ जहां मैं एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी रखूंगी। तो दोस्तों, आप लोग इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी उपन्यासों का विकास। हिंदी उपन्यासों के उद्भव और विकास के संबंध में सम्यक धारणा बनाने के लिए प्रारंभ से आज तक के हिंदी उपन्यास के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो 3 में पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। तो कितने कालों में विभाजित किया गया? 3 कालों में विभाजित किया गया है। तो हमारा जो पहला काल है प्रेमचंद का पूर्व जो हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद पूर्व युग में हिंदी उपन्यास साहित्य की मर्यादा सन 1877 से 1918 तक की मान्य हो सकती है। तो कितने कब से कब तक का माना है? 1877 से 1918 तक। किसने माना है? रामचंद्र तिवारी ने। सन 1877 ईस्वी में पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भाग्यवती नामक सामाजिक उपन्यास लिखा जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का। यह अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास चाहे ना हो, किंतु विषय वस्तु की नवीनता की दृष्टि से हिंदी का प्रथम आधुनिक उपन्यास अवश्य माना जा सकता है। किसका कथन है? रामचंद्र तिवारी जी का। इसके पूर्व में सदानंद मिश्र और शंभुनाथ मिश्र द्वारा संपादित मनोहर उपन्यास 1871 का उल्लेख माता प्रसाद गुप्त ने किया है। वह एक तो संपादकों द्वारा संग्रहित और संशोधित होने के कारण निश्चय ही मौलिक नहीं है, दूसरी उसकी कथा वस्तु के विषय में कोई जानकारी न होने के कारण उसकी आधुनिकता भी विवादास्पद है। सन 1918 में प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास प्रकाशित हुआ। यह हिंदी उपन्यासों का विकास क्रम में निश्चित रूप से नए युग का सूत्रपात का द्योतक है। प्रेमचंद पूर्व युग के अंतर्गत 1877 से 1918 तक प्रकाशित उपन्यास का अध्ययन ही समीचीन है। 1877 से क्यों माना है? क्योंकि तब श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का भाग्यवती आया। और 1918 तक अंत क्यों माना है? क्योंकि तभी प्रेमचंद जी का सेवा सदन उपन्यास आया। अगला हमारा कथन टिप्पणी जो है प्रेरणा स्रोत। हिंदी में उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला साहित्य से प्राप्त हुई। अगर पूछ ले कि अंग्रेजी साहित्य से, बंगला साहित्य से या उर्दू साहित्य से, तो हिंदी में उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला साहित्य से प्राप्त हुई। भारतेंदु युगीन हिंदी उपन्यासों पर विचार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के हिंदी उपन्यास की ओर ध्यान जा चुका था। इस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे। अतः साहित्य की इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए अनुवादों की आवश्यकता प्रतीत
हुई। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। स्पष्ट है कि हिंदी लेखकों का ध्यान नए ढंग के उपन्यासों की रचना की ओर बंग भाषा की देखा देखी ही आकृष्ट हुआ। इसमें संदेह नहीं कि भाग्यवती की रचना 1877 के पूर्व ही बंगला के सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार के उपन्यास लिखे जा चुके थे। भवानी चरण बंदोपाध्याय, नब बाबू विलास, टेकचंद ठाकुर का आला लेर घरेर दुलाल दुलाल बंगला में काफी लोकप्रिय हुए थे। किशोरीलाल गोस्वामी 1865 और निधन वर्ष 1932, चपला उपन्यास 1903 पर नबाऊ विलास की छाया स्पष्ट होती है। तो चपला उपन्यास पर किसकी छाया है? नबाऊ विलास की। ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में बंकिम बाबू आशा थी सफलता। उनके जो उपन्यास हैं, तीन उपन्यास हैं, दुर्गेश नंदिनी, मृणालिनी और युगालो गुरी, किसके हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी के। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन परीक्षा को गुरु 1882 पर तो सीधे अंग्रेजी का प्रभाव स्वीकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि प्रारंभिक उपन्यासों पर ध्यान दिया जाए तो उसमें बीज रूप से भारत का प्राचीन कथा साहित्य भी प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करता हुआ लक्षित होता है। किशोरीलाल गोस्वामी के प्रसिद्ध उपन्यास पुनर्जन्म या सौतिया ढा, सुशीला और सुंदरी का चरित्र वासवा दत्ता और रत्नावली के आदर्श पर ढाला गया है। देवी प्रसाद शर्मा उपाध्याय सुंदर सरोजनी उपन्यास की कहानी मध्य युगीन प्रेमाख्यानों के आदर्श पर रची गई है और इसमें नायक नायिका के बीच प्रेमोदय का आधार स्वप्न दर्शन माना गया है। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न संस्कृत कथा साहित्य के आदर्श पर रची गई एक प्रेम कहानी है। वस्तुतः प्रारंभिक हिंदी लेखकों का कथा रचना संस्कार अंग्रेजी के नॉवेल, बांग्ला के उपन्यास के साथ ही संस्कृत की कथा आख्यायिका तथा हिंदी की मध्ययुगीन प्रेम कहानियों के सम्मिलित प्रभाव से निर्मित हुआ है। तो हमारे जो हिंदी उपन्यास की रचना जो शुरू हुई है वो संस्कार कहाँ से मिले? अंग्रेजी के नॉवेल से, बांग्ला के उपन्यास से, संस्कृत की कथा और आख्यायिका आदि से। वह अवश्य है कि क्रमशः हिंदी उपन्यास के प्राचीन संस्कारों से मुक्त होता गया है और अब वह पूर्णतः अंग्रेजी का नॉवेल हो गया है। आज प्राचीन गद्य काव्य की कोई विधा इसे अपने भीतर समेट नहीं सकती। वर्गीकरण। प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख उपन्यासकार श्री किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने उपन्यासों को सामाजिक, ऐतिहासिक और घटनात्मक इन तीन वर्गों में रखा है। तो किशोरीलाल गोस्वामी जी ने अपने उपन्यासों को किन तीन वर्गों में रखा है? सामाजिक, ऐतिहासिक और घटनात्मक। उनके द्वारा किए गए धार्मिक या गहस आदि भेद सामाजिक के अंतर्गत ही आ जाते हैं। बांग्ला के प्रारंभिक उपन्यासों का वर्गीकरण भी लगभग इसी आधार पर किया गया है। वस्तुतः प्रेमचंद पूर्व युग में हमारी साहित्य चेतना दो प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचालित थी। एक प्रवृत्ति थी मनोरंजन की और दूसरी थी सामाजिक जागरण की। तो कौन सी दो प्रवृत्तियां थी? मनोरंजन की और सामाजिक जागरण की। अय्यारी, तिलिस्म, जासूसी एवं चित्र विचित्र, रहस्यमय, वासना परक प्रणय चित्रों से युक्त दोनों ही प्रकार के उपन्यास मनोरंजन की प्रवृत्ति से परिचालित थे। शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास, जिन्हें औपन्यासिक शैली में इतिहास के सत्य का अनुसंधान और प्रकाशन लक्ष्य होता है, इस युग में बहुत कम लिखे गए। विषय की दृष्टि में रखकर किया गया तो किशोरीलाल का नहीं। ये प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है सामाजिक, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है घटनात्मक। इस वर्गीकरण को और भी अधिक विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक बनाना चाहें तो इन प्रमुख वर्गों को उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि सामाजिक उपन्यास घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान। ऐतिहासिक उपन्यासों के दो वर्ग हो सकते हैं, शुद्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक रोमांस। और घटनात्मक उपन्यास के तीन वर्ग हैं, अय्यारी, तिलिस्मी, जासूसी और साहसिक एवं चित्र विचित्र घटनात्मक। तो आप ये देखते चलेंगे, महत्वपूर्ण है। सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व सामाजिक उपन्यासकारों में पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, श्री लज्जाराम मेहता, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय, हरिऔर, श्री बिजनंदन सहाय, मन्नन द्विवेदी आदि प्रमुख हैं। तो ये कौन है? प्रेमचंद पूर्व के सामाजिक उपन्यासकार। श्रद्धाराम फिल्लौरी ने एक ही उपन्यास भागवती 1877 में लिखा था।
पंडित जी मुख्यतः धर्मोपदेशक थे, अतः उन्होंने भागवती के रूप में ऐसी पोथी हिंदी की भाषा में लिखी कि जिसके पढ़ने से भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त हो। किस कहाँ से लिया गया है? ये भाग्यवती की भूमिका से लिया गया है, महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ सुगम हिंदी भाषा में लिखा गया है। अगले हमारे उपन्यासकार हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट। दो उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान प्रसिद्ध हैं। श्री मधुकर भट्ट ने 1879 के नवंबर मास के हिंदी प्रदीप की फाइलों के आधार पर रहस्य कथा नामक तीसरे उपन्यास का उल्लेख किया है। तो मधुकर भट्ट जी ने किसने रहस्य कथा नामक तीसरे उपन्यास का उल्लेख किया है? तो मधुकर भट्ट जी ने। यह कृति अपूर्ण प्राप्त हुई है। कैसी है रहस्य कथा? अपूर्ण है। किसने बताया? मधुकर भट्ट जी ने। नूतन ब्रह्मचारी में महाराष्ट्रीय ब्राह्मण विठल राव के पुत्र ब्रह्मचारी विनायक के सरल स्वभाव के प्रभाव से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। किसमें? नूतन ब्रह्मचारी में। यह विद्यार्थियों के को चारित्रिक शिक्षा देने के लिए लिखा गया। 100 अजान एक सुजान युवकों के लिए लिखा गया है। इसमें अवध प्रांत के अनंतपुर निवासी परम धार्मिक सेठ हीराचंद के दो पुत्र ऋषिनाथ और निधिनाथ अजानों के फेर में पड़कर विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। उनका शिक्षक चंद्रशेखर, जो कि सुजान है, कुछ दिनों के लिए उनका साथ छोड़ देता है। अंततः ऋषिनाथ और निधिनाथ जालसाजी के अपराध के में पकड़े जाते हैं और चंद्रशेखर आकर उन्हें बचाता है। यह उपन्यास परीक्षा गुरु की परंपरा में रखा जा सकता है। तो कौन सा उपन्यास परीक्षा गुरु की परंपरा में रखा जा सकता है? 100 अजान एक सुजान। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा सुब्न 1888। श्यामा सुब्न श्यामा ब्राह्मण कुमारी है और श्यामानंद क्षत्रिय कुमार की प्रणय कथा की काल्पनिक चित्र है। इसमें मध्यकालीन प्रेम कहानियों के सभी उपकरण सखी, दूती, प्रेम पत्र, मिलन, विरह आदि विद्यमान है। काल्पनिक होते हुए भी श्यामा सुब्न की कहानी ब्राह्मण कुमारी और क्षत्रिय कुमार के प्रणय संबंध की संभावना की ओर संकेत करके नव्य समाज की नवीन मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करती है। अगले हमारे उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास। इनका उपन्यास है परीक्षा गुरु 1882। अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है, खुद स्वयं लेखक ने कहा है। लेखक ने नई चाल को समझाते हुए लिखा है, अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल ठेठ से सिलसिलेवार यानी कि यथाक्रम लिखा गया है। जैसे कोई राजा, बादशाह, सेठ, साहूकार का लड़का था, उसके मन में यह बात की रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला। ऐसा सिलसिला कुछ भी नहीं मालूम होता। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे हैं। लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभुदयाल उनके साथ हैं। इनमें मदन मोहन कौन है, ब्रजकिशोर कौन है, चुन्नीलाल कौन है और शंभुदयाल कौन है, इसका स्वभाव कैसा है, परस्पर संबंध कैसा है, हर एक की हालत क्या है, यहाँ इस समय किस लिए इकट्ठे हुए हैं, ये बातें पहले से ही कुछ भी नहीं बताई गई। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो अपने अपने मौके पर सब भेद खुलता चला जाएगा और आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा। ये भी लेखक का कथन है। प्रकट है कि लेखक ने इस नाटकीय आरंभ को नई चाल कहा है। रचना की यह नई चाल अब उसने अंग्रेजी उपन्यासों से प्रेरित होकर अपनाई है। उसने स्वयं भी महाभारत, संस्कृत, गुलिस्तां वगैरह फारसी के साथ ही इंस्पेक्टर लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखकों की सहायता लेने की भी बात कही है। ये भूमिका में लाला श्रीनिवास दास जी ने स्वयं कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार तकनीक की नवीनता की दृष्टि से निश्चय ही परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है। किसका? तो रामचंद्र तिवारी जी भी ऐसा मानते हैं। इसमें दिल्ली के कल्पित रईस लाला मदन मोहन का स्वाभाविक चित्र उतारा गया है। लाला मदन मोहन रईस आदमी है, उसका जीवन झूठे खुशामदियों के बीच भोग विलास में व्यतीत होता है। उनके मित्र लाला बृजकिशोर वकील हैं। वे विवेकशील और चरित्रवान व्यक्ति हैं। जीवन में अनेक कठिनाइयों को झेलने के बाद लाला बृजकिशोर के प्रयत्न से लाला मदन मोहन सही रास्ते पर आ जाते हैं। लेखक के अनुसार जो बात 100 बार समझाने से समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से मन में बैठ जाती है और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। इसीलिए उन्होंने उसका नाम परीक्षा गुरु रखा है। इसी आधार पर लेखक ने इस कृति का नाम परीक्षा गुरु रखा है। यह रचना उपदेश प्रधान है। तो कैसी है? उपदेश प्रधान। इसकी रचना संस्कृत तथा फारसी अरबी के कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले
दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल के ढंग में हुई है, ये भी भूमिका से लिया गया है। पंडित लजाराम मेहता, धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार अथवा सौतिया सुखदेही और तथा आदर्श हिंदू आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। धूर्त रसिकलाल उपन्यास में रसिकलाल की धूर्तता दिखाई गई है। वह अपने मित्र श्रेष्ठ सोहनलाल को अपने दुर्व्यसनों में फंसाकर उनका सर्वस्व हरण करता है, किंतु तो अंततः वह पकड़ा जाता है और दंड पाता है। कहना चाहे तो यह चरित्र प्रधान उपन्यास है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी में रमा और लक्ष्मी नामक दो सगी बहनों की कहानी है। रमा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है। लक्ष्मी भारतीय संस्कृति के अनुकूल पतिव्रता नारी का जीवन व्यतीत करती है। लेखक तुलनात्मक आधार पर भारतीय नारी की पातिव्रत्य में की महत्ता सिद्ध करता है। आदर्श दंपति में पति पत्नी दोनों ही भारतीय संस्कृति के अनुसार एक दूसरे से प्रेम करते हुए आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं। बिगडे का सुधार अथवा सती सुखदेवी में एमए तक शिक्षा प्राप्त नई सभ्यता के हिमायती वन माली बाबू और उनकी सती साध्वी पत्नी सुखदेवी की कहानी बताई गई है। बनमाली बाबू नई रोशनी की धुन में एक होटल की नौकरानी मेम से ब्याह करते हैं, किंतु अंत में उनके मन में परदेसीपन का भूत निकल जाता है और वे पुनः स्त्रियों को की रानी सुखदेवी को स्वीकार करते हैं। आदर्श हिंदू में की स्टोरी क्या है? पंडित प्रियानाथ और उनके अनुज कांतानाथ की कहानी कही गई है। प्रियानाथ की पत्नी प्रियंवदा आदर्श हिंदू महिला है। कांतानाथ की पत्नी सुगदा बहुत दुग्धा है और निरंतर कलह करती रहती है। तीर्थ यात्रा में उसका सब कुछ लुट जाता है और अंत में वह सुधर जाती है। लेखक ने इस उपन्यास में तीर्थ यात्रा के व्याज से ब्राह्मण कुटुंब में सनातन धर्म का दिग्दर्शन, हिंदूपन का नमूना, आजकल की त्रुटियां, राजभक्ति का स्वरूप, परमेश्वर भक्ति का आदर्श और अपने विचारों की वानगी प्रस्तुत की है। शर्मा जी बहुत भारतीय संस्कृति के समर्थक एक अखबार नवीस थे, इसलिए उपन्यास रचना के क्षेत्र में उन्हें किशोरीलाल जैसी लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई। यहाँ पे लज्जाराम मेहता जी के बारे में आपको उनकी जो भी उपन्यास है उनकी कथा के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो भी गाइड होगी वहां उसके आगे आप लिख सकते हैं। राधा कृष्ण दास जी का निस्सहाय हिंदू 1890 नामक उपन्यास गौवध निवारण की भावना से प्रेरित होकर लिखा गया है। तो कैसे? गौवध की भावना से। श्री किशोरीलाल गोस्वामी प्रेमचंद पूर्वी के महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। काशी में 1865 में इनका जन्म हुआ। इनके नाना कृष्ण चैतन्य भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य गुरु थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य गुरु कौन थे? कृष्ण चैतन्य, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी के नाना जी थे। ये निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे। इनके विचार सनातन हिंदू धर्म के अनुकूल हैं। इन्होंने लगभग 65 उपन्यास लिखे हैं। कितने? 65। इनके सामाजिक उपन्यासों में त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी, लीलावती व आदर्श दंपति, स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी, राजकुमारी, चपला व नव्य समाज, पुनर्जन्म या सौतिया ढा, माधवी माधवी माधव व मदन मोहिनी, अंगूठी का नगीना आदि महत्वपूर्ण इनके उपन्यास हैं। त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी में मनोहर दास नामक एक धर्मात्मा व्यक्ति की कहानी है। आप इसके आगे जैसे जीवी उपन्यास है इसके आगे लिख दें मनोहर दास। मनोहर दास नौका डूबने की दुर्घटना के कारण अपनी गुणवती पत्नी त्रिवेणी से युक्त हो जाता है। शोक संतप्त होकर वह सन्यासी का जीवन व्यतीत करता है। 3 वर्ष बाद त्रिवेणी के तट पर कुंभ मेले के अवसर पर अपनी पत्नी और ससुर को पुनः प्राप्त करता है। उसका जीवन फिर सुखमय हो जाता है। अगला है हमारा लीलावती या आदर्श सती। लीलावती और कलावती नाम की 2 स्त्रियों की कहानी है। लीलावती सती साध्वी स्त्री और ललित किशोर से प्रेम करती है। लीलावती की दूर की बहन कलावती नव्य जीवन की चमक दमक से प्रभावित है। वह लंपट बालकृष्ण के साथ भागकर सिविल मैरिज करती है। सिविल यानी कि कोर्ट मैरिज। उसकी वासना अतृप्त रहती है और अवसर देकर वह नौकर के साथ भाग जाती है। उसके जीवन में यही क्रम चलता रहता है और अंततः घृणित रोग से पीड़ित होकर वह यमुना में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। लेखक ने इस प्रकार नवीन सामाजिक जीवन की विडंबना दिखाई है। स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी की नायिका कुसुम बिहार के एक बड़े जमींदार कर सिंह की बेटी है। देवदासी प्रथा के अनुसार उसे देव मंदिर में अर्पित कर दिया गया है। उसे एक वैश्या खरीद लेती है और संगीत नृत्य की शिक्षा दिलवाकर वैश्यावृत्ति के लिए बाध्य करती है। कुसुम कुमारी को वैश्य जीवन से आंतरिक घृणा है। वह कहती है, संसार में सचमुच किसी का जीवन मरने से करोड़ों दर्जे बुरा है तो वह वैश्याओं का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है।
वैश्य जीवन के गहरे दर्द को सामने लाने वाले यह संभवतः हिंदी का पहला उपन्यास है। तो स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी वैश्य जीवन पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। राजकुमारी उपन्यास में भाग्य चक्र कुछ ऐसा चलता है कि मुंगेर के जमींदार हीराचंद की पुत्री सुकुमारी पैदा होते ही उनके दीवान के घर पहुंच जाती है और दीवान साहब का पुत्र मानिक जमींदार के यहाँ पहुंच जाता है। कुछ दिनों बाद राजा साहब मुंगेर की जमींदारी को कैद कर लेता है और स्वयं राजा बन बैठता है। कालांतर में उसकी कुटिल नीति का भेद खुलता है और लाट साहब की सहायता से राजा साहब मुक्त होते हैं। मानिक और सुकुमारी का ब्याह हो जाता है। सुकुमारी बहुसुता राजकुमारी है, इसलिए उपन्यास का नाम राजकुमारी रखा गया है। चपला या नव समाचित्र बड़ा पर्याप्त बड़ा और अपने समय का बहुचर्चित उपन्यास है। इसमें बंगला के नवाबू बिलास की परंपरा को देखा जा सकता है। उपन्यास की मुख्य कहानी राजा राधा किशोर के परिवार से संबंध रखती है। राजा साहब के दो पुत्र हैं, कमल किशोर और ब्रज किशोर। बाबू हरप्रसाद का एक दूसरा परिवार है, उसकी 3 बहनें हैं, कामनी, चपला और कादम्बिनी। कमल किशोर दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह नव्य समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रज किशोर आचरणशील व्यक्ति है, उसका विवाह कादम्बिनी से होता है। कमल किशोर एक चपला को उसके घर से उड़ाकर अपने तिलिस्मी मकान में बंद कर देता है। चपला का विवाह घनश्याम नामक एक युवक से होने वाला था। कमल किशोर अपना मार्ग एकदम साफ देखने के उद्देश्य से उसे भी पकड़वाकर बंद कर देता है। कमल किशोर के सारे दुष्ट प्रयत्नों के बावजूद चपला अपनी सतीत्व पर अड़िग है। अंततः कमल किशोर के दुष्कृत्यों का भांडाफोड़ होता है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वह आत्महत्या कर लेता है। लेखक के दो प्रतिपादन हैं, एक तो यह कि नवीन समाज का वातावरण अवांछित है क्योंकि वह कमल किशोर जैसे व्यक्तियों को जन्म देता है। दूसरा यह कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य देता है। पुनर्जन्म या सौतिया डाह में अयोध्या के प्रतिष्ठित जमींदार सज्जन सिंह की पत्नी सुशीला अभिमानिनी और कुटिल स्वभाव की है। सज्जन सिंह एक अन्य स्त्री सुंदरी को प्यार करते हैं जो अत्यंत विनम्र और मृदु स्वभाव की है। सुशीला को पति पर संदेह है और वह घर में इसी प्रश्न को लेकर आए दिन कलह मचाती रहती है। सुंदरी सुशीला के मार्ग का कांटा नहीं बनना चाहती, वह अंततः काल तक प्रतीक्षा करने के लिए प्रस्तुत है। सुशीला जब सुंदरी के शील से परिचित होती है तब वह स्वयं आग्रह पूर्वक सुंदरी का विवाह सज्जन सिंह से उसी प्रकार करा देती है जिसी प्रकार वासुदेव दत्ता ने रत्नावली का उदयन से कराया था। लेखक की सम्मति है कि सौतेने सुशीला और सुंदरी का सब बर्ताव करें और पुरुष सज्जन सिंह के भांति दक्षिण नायक सा आचरण करें। पता नहीं कहाँ तक ये जस्टिफाई करता है ये बातें, मतलब अगर पुरुष दूसरे स्त्री को पसंद करता है और अगर इस बात को लेके कोई स्त्री कलह कर रही है तो कहाँ तक, मतलब कोई भी इंसान होगा तो कलह तो करेगा ही। तो फिर लेखक उनको प्यार से मिल के रहने की सलाह और दे रहे हैं, मतलब अलग ही। इसीलिए प्रेमचंद पूर्व उपन्यास थोड़े यथार्थवादी कम है, आदर्शवादी भी नहीं कहूंगी, मतलब यथार्थवादी भी नहीं कहूंगी, मतलब अलग ही एक अपनी कल्पना है। माधवी माधव या मदन मोहिनी उपन्यास में धर्म से अर्थ, काम और मोक्ष तीनों की सिद्धि दिखाने की चेष्टा की गई है। मुख्य कथानायक माधव और नायिका माधवी के प्रेम और विवाह की है। मदन उपनायक है, मोहिनी उपनायिका। इनकी जोड़ी भी आदर्श है। इन सभी पात्रों का विवाह धर्मानुसार होता है। लेखक ने इस आदर्श पात्रों के विवाह में बाधा डालने वाले अधर्मी पात्रों को दुखद अंत दिखाकर धर्म और नीति की श्रेष्ठता प्रमाणित की है। अंगूठी का नगीना, मदन मोहन और लक्ष्मी के मर्यादित प्रेम की कहानी वर्णित है। रामचरण खलनायक है, वह स्वयं लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है। अंततः सच्चे प्रेम की जीत होती है और लक्ष्मी मदन मोहन को प्राप्त होती है। इन उपन्यासों के अतिरिक्त प्रणय सुख सरवरी, प्रेममयी, ये सब गोस्वामी जी के उपन्यास है। चंद्रवती व कुल्टा कुतूहल, चंद्रिका व जड़ाऊ चंपाकली, तरुण तपस्नी या कुटीरवासिनी, इंदुमती या वन विहंगनी, लावण्यमती आदि इनके प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास हैं। गोस्वामी जी के प्राय सभी उपन्यास स्त्री प्रधान है, उसमें प्रेम के विविध रूपों का चित्रण मिलता है। उन्होंने यदि एक और सती साध्वी स्त्री देवियों के आदर्श प्रेम का चित्रण किया है तो दूसरी ओर साली बहनोई के अवैध प्रेम, विधवाओं के व्यभिचार, वैश्याओं की कुत्सित जीवन, देवदासियों की विलास लीला आदि का सजीव अंकन किया है। जिस समय किशोरीलाल गोस्वामी एक खास तरह के रोमांचक उपन्यास लिख रहे थे, उसी समय हिंदी उपन्यासों में कस्बों और ग्रामीण अंचलों में उगते हुए मध्यवर्ग और शहरों के तत्कालीन रईसों की जीवन की धड़कनें भी सुनाई पड़ने लगी थी। श्री ज्ञानचंद जैन ने
की तरह ने इस तरह के दो उपन्यासों का उल्लेख किया है। पहला है भुवनेश्वर मिश्र का घराऊ घाट और जैनेन्द्र किशोर का गुलेनार। घराऊ घाट के कथानक झगड़ालू ग्रामीण अंचल के निवासी हैं, थे थोड़ी अंग्रेजी पढ़कर अदालत में आलमगिरी करने लगे थे। उपन्यास उनके घरेलू जीवन के यथार्थ चित्रों का सजीव हो अंकन किया गया है। यहाँ पे जैन जी का टिप्पणी है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आंचलिकता का रंग लिए हुए 1890 के दशक में लिखा और एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार के घरेलू जीवन का इतना सजीव और यथार्थवादी चित्रण करने वाला कोई दूसरा उपन्यास मुझे प्रेमचंद के पूर्व के लिखे उपन्यासों में नजर नहीं आया। किसके विषय में? घराऊ घाट के विषय में। जैनिंद्र किशोर कृत गुलेनार की कथा भूमि बनारस है। गुलेनार अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी में काम करने वाले कलकत्ते की वैश्या है। कथानायक बनवारी लाल बनारस के एक रईस का लड़का है। कंपनी बनारस में नाटक दिखाने आती है। बनवारी लाल गुलेनार के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ खो देता है और उसकी पतिव्रता पत्नी आत्महत्या कर लेती है। उपन्यास में तत्कालीन बनारस शहर और उसमें होने वाले रईसों के जीवन का बड़ा सजीव और यथार्थ चित्रण किया गया है। अगले हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिदर और इनके उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला, अधकिला फूल 1907। इनके जो आपको प्रकाशन वर्ष भी याद होने चाहिए। ठेठ हिंदी ठाठ में अनमिल विवाह का दुष्परिणाम है, महत्वपूर्ण है। अधकिला फूल में धर्म की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है और धार्मिक अंधविश्वासों का कुपरिणाम भी दिखाया गया है। भाषा संबंधी प्रयोग की दृष्टि से कहीं अधिक है इन उपन्यासों का महत्व। अधकिला फूल में भी छोटे छोटे तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, इतना महत्वपूर्ण है इनके उपन्यास और उसकी विषय वस्तु। श्री ब्रजनंदन सहाय बंगीय कथा साहित्य से प्रभावित थे। सौंदर्योपासक राधाकांत दो सामाजिक उपन्यास लिखे। सौंदर्योपासक में नायक अपनी साली से प्रेम करता है, साली भी उसे चाहती है। सौंदर्योपासक के नायक की पत्नी इस तथ्य से अवगत होने पर दुखी रहने लगती है और अंत में मर जाती है। शाली भी यक्ष्मा रोग से पीड़ित होकर स्वर्गवासिनी हो जाती है। बेचारा सौंदर्योपासक विरह संतप्त होकर दुखी जीवन व्यतीत करता है। उपन्यास का महत्व एक मनोवैज्ञानिक समस्या की भावमयी अभिव्यक्ति में है। राधाकांत आत्मकथात्मक शैली में दो खंडों में लिखा गया उपन्यास है। प्रथम खंड में राधाकांत ने और द्वितीय खंड में उसके मित्र हरेंद्र ने अपनी आत्मकथा कही है। राधाकांत और हरेंद्र दोनों सहपाठी हैं। राधाकांत साधारण किसान का बालक है, उसमें अनेक मानवीय दुर्बलता है, वह क्रमशः पतन की ओर बढ़ता है किंतु अंततः उसमें सुधार होता है, वह एक आदर्श मित्र सिद्ध होता है। हम एक चरित्र प्रधान उपन्यास कह सकते हैं। आगे है इनके ब्रजनंदन सहाय जी के अद्भुत प्रायश्चित, राजेंद्र मालती और अरण्य बाला इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। मन्नन द्विवेदी का रामलला और कल्याणी इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। विषय वस्तु जानने की इतनी जरूरत नहीं है। पंडित देवी प्रसाद शर्मा कृत सुंदर सरोजनी सामाजिक उपन्यास और भी बताए गए हैं। मुरलीधर शर्मा कृत सुत कुलाचरण, कमला प्रसाद के कुल कलंकिनी, लोचन प्रसाद पांडे के दो मित्र महत्वपूर्ण, रामजी दास वैश्य कृत फूल का में कांटा, धोखे की टट्टी, गया चरण त्रिपाठी का सती, बलदेव प्रसाद मिश्र का संसार, ईश्वरी प्रसाद शर्मा का हिरण्यमयी, स्वर्णमयी हरस्वरूप पाठक का भारत माता, कृष्णलाल वर्मा का चंपा, श्याम किशोर वर्मा का काशी यात्रा, गंगा प्रसाद गुप्त का लक्ष्मी देवी और रुद्र शर्मा कृत स्वर्ग में महासभा आदि महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास हैं। ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए हम अब लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों ने अब देख लिया होगा रामचंद्र तिवारी सीरीज भाग 17। हमारे जो प्रश्न है, पहला है क्वेश्चन नंबर 1, सन 1877 में पंडित श्रीधरराम फिल्लौरी ने भागवती नामक सामाजिक उपन्यास लिखा जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई थी। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है ए रामचंद्र तिवारी, बी रामविलास शर्मा, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी या डी रामचंद्र शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा-देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर ध्यान जा चुका था। इस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए उनके अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जिसके पढ़ने से भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त हो, यह ग्रंथ सुगम हिंदी भाषा में लिखा गया है। कथन किस उपन्यास की भूमिका से लिया गया है? ऑप्शन है ए नूतन ब्रह्मचारी की भूमिका, बी भाग्यवती की भूमिका, सी परीक्षा गुरु की भूमिका या डी श्यामा स्वप्न की भूमिका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग्यवती की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी रचना संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन शब्दों की भूमिका बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वाले साधारण बोलचाल की भाषा में हुई है। कथन किस उपन्यास की भूमिका से लिया गया है? ऑप्शन है ए नूतन ब्रह्मचारी की भूमिका, बी भाग्यवती की भूमिका, सी परीक्षा गुरु की भूमिका या डी श्यामा स्वप्न की भूमिका। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी परीक्षा गुरु की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संसार संसार में सब कुछ किसी सचमुच किसी का जीवन मरने से करोड़ दर्जे बुरा होता है, वह है वेश्याओं का जीवन। कथन किस उपन्यासकार का है? ऑप्शन है ए किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन बी लज्जाराम मेहता, ऑप्शन सी राधा कृष्ण दास या ऑप्शन डी जैनेन्द्र किशोर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए किशोरीलाल गोस्वामी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो SHAILY शैली11 मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी संडे को जो स्पेशल क्लास रहती है उसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ कोई टॉपिक हो या आपको कुछ जानना है कि मैम संडे को हमारे को ये क्लास करा दीजिए, तो आप लोग हम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।